आज हमने कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को एक याददाश्त पेश की है। इस याददाश्त में हमने कई पॉइंट्स गिनाए हैं। उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हो, छोटे दुकानदार हैं और छोटे मोटे कारीगर हैं, जैसे कि कारपेंटर्स होंगे, जैसे कि लेदर का काम करने वाले होंगे, टेलर्स होंगे, शटरिंग काम करने वाले, ये सभी लेबर कैटेगरी को जो अफेक्ट हो रहा है इस लॉकडाउन से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसके ऊपर ध्यान दे और उनके अकाउंट में 2 से 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की जल्द से जल्द कोशिश करे, क्योंकि उनकी माशी हालत इस लॉकडाउन से कई गुना ख़राब हो रही है। इसका कारण ये है कि जब उनका काम ही नहीं चल रहा है तो बताइए उनका परिवार कैसा पेट भरेगा। तो उनके परिवार के पेट के भरने के लिए सुबह से शाम तक जो लोग काम करते हैं वो 300-400 रुपये जो कमाते हैं, लॉकडाउन होने से उनके ऊपर ये बर्डन पड़ता है। तो इसीलिए सोई हुई सरकार को इसलिए जगाना है हमको, क्योंकि ये लेबर कैटेगरी के ध्यान में रखते हुए कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे इंजेक्शन की कमी हो रही है, बेड्स की कमी हो रही है, तो हम चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से ये अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें और जितने भी पॉलिसीज हैं, SOPs हैं, आप जल्द से जल्द डिक्लेयर करें कि नॉर्मल पीपल्स जो लेबर कैटेगरी है वो लोगों को जीने के लिए एक सहूलत मुहैया कराइए, क्योंकि ये लेबर कैटेगरी परेशान है। आप लोगों को और एक बार कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से हम पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए और नॉर्मल ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आकर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के लिए एक मेमोरेंडम भेजे हैं थ्रू डिप्टी कमिश्नर। इसका मकसद ये है कि ये जो कोरोना वायरस के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, इसके ताल्लुक़ से जो कर्फ्यू और 144 लगाने की बात कही गई है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कोविड-19 के बढ़ते हुए तादाद को कम करने में, रोकथाम करने में कुछ वक्त के लिए सहूलत हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए आज की तारीख़ में ज़रूरी ये है कि लोगों का वैक्सीनेशन हो। पूरे के पूरे कर्नाटका स्टेट की आबादी का वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहा गया है कि 18 से लेकर तमाम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हम लोग करेंगे, लेकिन किस अंदाज से किया जाएगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हेल्थ सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बरक्स पूरे इलाकों में जहाँ पर भी 5,000 से ज़्यादा की आबादी है, उन इलाकों में एक कैंप डालना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा 22 तारीख के दिन जिस अंदाज से पुलिस डिपार्टमेंट ने अचानक से लोगों के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिया, उनके दुकानों को वगैरह बंद किया था, वो उनके जो माश के ज़रिए हैं उनको ख़त्म करने की एक कोशिश की तरह महसूस हुआ, जबकि गाइडलाइंस के हिसाब से ही उनको अपना कारोबार करने के लिए, ख़ास करके एसेंशियल कमोडिटीज़ का कारोबार करने के लिए सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की पूरी खुली छूट है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस जब बाहर निकलती है, अगर वो खुले तौर पर नहीं बताएगी, एक गाइडलाइंस के पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तो नतीजा ये होगा कि लोग डर के मारे अपना कारोबार भी नहीं कर पाएंगे। वही हुआ 22 तारीख के दिन, लोगों का कारोबार अचानक से बंद कर दिया गया, उनका नुकसान हो गया। और बाकी सारे जितने भी कारोबार हैं उनके लिए भी सर्टेन गाइडलाइंस खुले तौर पर होने चाहिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने में माशी एतबार से देखा जाए तो कई सारे कारोबार उरूज पे रहते हैं, उनके ज़रिए लोगों की आमदनी चलती है। मिसाल के तौर पे रेडीमेड गारमेंट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मामला है। आप एस्टैब्लिशमेंट्स को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट देंगे उनको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर लोगों तक, कस्टमर तक ही नहीं जाएगा तो डिमांड एंड सप्लाई का तो डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इसकी वजह से लोग, जो गरीब तबका है ख़ास तौर पे परेशान रहेगा, और जो जिस नीयत से आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खुला रखने के लिए बोल रहे हैं, वो मकसद भी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये तमाम तर जो स्टॉल्स हैं उनको
खुले रखने की इजाज़त होनी चाहिए। ये हम लोगों ने इस मेमोरेंडम में रखा है, लेकिन इसके लिए ख़ास तौर पर इलाक़ाई एतबार से हालात कैसे हैं उसको मालूमात सिर्फ बेहतर तौर पर डीसी ही कर सकता है। अगर आप पूरा एक ही तरीके से पूरे स्टेट में एक साथ अगर कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा देंगे तो उसका नतीजा बहुत नुकसानदेह होगा। तो हमारी ये हुकूमत कर्नाटका से गुजारिश है कि आप लॉकडाउन लगाएं या फिर आप कर्फ्यू लगाएं या फिर आप 144 लगाएं, वो वहाँ के हालात को डीसी जिस अंदाज से बेहतर समझ सकता है, डीसी के डायरेक्शंस पर ही करने के लिए आप उसके ऊपर छोड़ दें। उसकी जो कंसाइंस है, उसकी जो सोच है, उसकी जो सलाहियत है, उसकी समझ के ऊपर छोड़ दें। वो वहाँ के इलाके के हिसाब से वो जो बेहतर मुनासिब समझता है, अगर कुछ छूट देनी है तो वो छूट दे। अगर वो नाइट कर्फ्यू की ज़रूरत समझता है तो वो नाइट कर्फ्यू लगाए। अगर 144 की ज़रूरत समझता है तो 144 लगाए। अगर लॉकडाउन की ज़रूरत समझता है तो वो लॉकडाउन करे। पूरे के पूरे हर इलाके के लिए यार्डस्टिक, एक ही यार्डस्टिक का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बेंगलुरु में जहाँ पर ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं, वहीं दूसरे इलाकों में बहुत कम तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हर एक के लिए एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन मुनासिब नहीं है। ये तमाम तर बातें हम लोगों ने लिखी हैं और मस्जिद के लिए भी यही बात कही है कि डीसी के ऊपर छोड़ा जाए, उसकी सोच, उसकी सलाहियत के ऊपर छोड़ा जाए कि मस्जिद में कितने लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप शादी ब्याह के लिए 50 लोगों की परमिशन दे रहे हैं, जबकि ऐसे हालात में शादी ब्याह के लिए परमिशन ही नहीं होनी चाहिए, तो मस्जिदों के लिए जितना हो सकता है, मस्जिद हो या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, वो डीसी के ऊपर छोड़ा जाए कि वहाँ पर खुले रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। मेरी हमारे फोरम की तरफ से, कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की तरफ से यही गुजारिश हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को जारी की है।